नमस्कार, मैं उदय मिश्रा हाजिर हूँ आपके सामने चाइल्ड पेडागोजी की अगली क्लास लेकर, जिसमें हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट गिवन बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, ये हमें हमारे नैतिकता का सिद्धांत के बारे में बताती है। ठीक है, कि आखिर नैतिकता हमारे अंदर या किसी बच्चे के अंदर कैसे कैसे किन किन स्टेजेस में आके डेवलप होती है, हमें यही जानना है। ये कौन सी थ्योरी में? थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, जानते हैं इसके कुछ पहले तो हम पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट आखिर कहाँ से ली गई, क्या हुआ, ये सब जानते हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट किसने दी है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। किसने दी है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ठीक है, ये कहाँ के थे? अमेरिका। लॉरेंस कोहलबर्ग जहाँ कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ठीक है, फिर उसके बाद इनकी बुक कौन सी है? द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इसी से कौन सी थ्योरी ली गई है? इसी से ये थ्योरी ली गई। इनकी कौन सी बुक है? द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जिससे इनकी ये थ्योरी ली गई है। ठीक है, फिर इनकी जो ये थ्योरी है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे एक हिंज स्टोरी। इसमें हम पढ़ेंगे कि आखिर हिंज स्टोरी क्या है। इसी के ऊपर बेस्ड है पूरी थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अगर आपको ये पता है तो आप रिलेट कर पाएंगे कि आखिर क्या इन्होंने क्या कहानी बताई है। फिर क्या है? मोरल रीजनिंग। फिर क्या है? मोरल डायलेमा। फिर इन्होंने कितने लेवल्स दिए हैं? 3 लेवल्स दिए हैं, जिनको हम बोलते हैं पीसीपी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, और स्टेजेस कितने दिए हैं इन्होंने? 6 दिए हैं। कितने? 6 दिए हैं। ठीक है, ये इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं नैतिकता क्या होती है। नैतिकता जो हमारे बड़े हैं या हमारा समाज है या जो हमारा एनवायरनमेंट है, इसके अनुकूल या इसके अकॉर्डिंग उसके साथ इंटरेक्ट करना ही हमारे अंदर की नैतिकता दर्शाता है ना। सबके साथ एक सामंजस्य बिठाना, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना, ये सब किस कैटेगरी में आएगा? नैतिकता के अंदर आएगा। क्या छोटा बच्चा पैदा होता है उसके अंदर नैतिकता प्रेजेंट होती है? जी नहीं, उसके अंदर नैतिकता नहीं होती है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो शुरुआत में बच्चा होता है उसके अंदर नैतिकता नहीं होती है। मतलब 0 से कह सकते हैं, जब से पैदा होता है लगभग 4 साल तक उसके अंदर नैतिकता नहीं। इन्होंने यही माना है कि 4 साल के बाद ही उसके अंदर मतलब नैतिकता शुरू होती है। समझ रहे हैं? तो हम कह सकते हैं इन्फेंसी स्टेज में उसके अंदर कोई भी नैतिकता नहीं पाई जाती। मतलब मोरलिटी इज नॉट प्रेजेंट इन द इन्फेंसी स्टेज। ओके, एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। जो इनके टर्म्स हैं, हिंज स्टोरी। चलिए ठीक है, आपको मैं एक हिंज स्टोरी सुनाता हूँ। एक कोई व्यक्ति थे हिंज। ठीक है, क्या हुआ कि इनकी वाइफ थी, उसको बीमारी थी। ठीक है, तो उसकी चाहिए थी दवाई। ठीक है, उसकी दवाई चाहिए थी और वो एक यूनिक डिजीज थी जिसकी दवाई अभी तक बनी नहीं थी। तो बाई चांस कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि उसकी दवाई बन गई। किसकी? जो इनकी वाइफ को डिजीज हुई थी। अब वो गए केमिस्ट शॉप पे, है ना, कि उन्हें चाहिए वो दवाई, और ये थे बहुत गरीब, और जो दवाई एक यूनिक बनी है तो उसकी कॉस्ट भी हाई होगी। ठीक, इनके पास पैसे थे नहीं कि वो उसको खरीद सके। क्या हुआ कि केमिस्ट ने देने से मना कर दिया कि नहीं भैया हम दवाई नहीं देंगे। केमिस्ट मतलब मेडिकल स्टोर वाले के पास, है ना, उसके पास गए कि हमें भैया दवाई दे दो। तो इन्होंने कहा नहीं भैया दवाई हम नहीं दे पाएंगे। उसने कहा कि हम दवाई नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इनके पास पैसे इतने थे नहीं कि ये उस दवाई की कीमत चुका पाए। तब क्या हुआ, फिर आखिर इंसान एक उसमें आ जाता है ना कि अब क्या करें, हमें क्या करना पड़ेगा। तब गलत कदम उठाना, है ना, गलत कदम उठाना कि ये गलत जो कदम उठा रहे हैं ये क्यों उठा रहे हैं। जैसे नहीं, आजकल जो लोग अपना जस्टिफिकेशन देते हैं कि कोई भी बचपन से ऐसा नहीं होता है ना, कि उस कंडीशन वैसा। तो वही चीज है कि यहाँ पे भी हमें वही चीज है कि इनका यही है कि इनको भी एक मजबूरी में कदम उठाना, है ना, वही इनको किस में ले जाएगा? मोरल रीजनिंग या मोरल डायलेमा, या उसी को हम क्या कहते हैं? हिंज डायलेमा, है ना, कि जो जिस डायलेमा में ये गए उसको क्या नाम दिया? हिंज डायलेमा। क्या नाम दिया? हिंज डायलेमा। कि जिस मतलब जिस डायलेमा, तो इन्होंने क्या किया, उसको उस जो मेडिसिन थी उसको चोरी कर लिया। ठीक है, तो जब उससे पहले तो जो ये है हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग, इन्होंने एक तरीके से इस स्टोरी के माध्यम से कुछ सवाल पूछे कि क्या जो उसने किया वो सही था, है ना। तो यही जो मॉरलिटी है, क्या उसके अंदर मॉरलिटी नहीं थी? थी। क्या केमिस्ट शॉप के अंदर मॉरलिटी नहीं थी? है ना। यही कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस थ्योरी के माध्यम से इन्होंने पुट अप किए, और फिर उसमें कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया, कुछ लेवल्स में डिवाइड किया। ठीक है, ये थी हमारी हिंज स्टोरी। उसके बाद क्या है? मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग क्या होती है
कि हमारे पास जैसे कुछ कार्य है, ठीक है, कि वो सही या गलत, उसको डिसाइड करना कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये सही है या गलत है ना। जैसे आफ्टर 10th हमें वो इसमें मोरल डायलेमा, ठीक है, जैसे मोरल डायलेमा का मैं एग्जांपल दूं, जैसे दो परिस्थितियां हों, ठीक है, उनमें से आपको एक को डिसाइड करना, ठीक है, दो परिस्थितियों में एक को डिसाइड करना, वो क्या है, मोरल डायलेमा। जैसे आफ्टर 10th है ना, हमारे पास दो स्टूडेंट्स होती हैं, एक तो आर्ट साइड और एक साइंस साइड, तो दोनों में डिसाइड करना, ऊपर से फिर साइंस साइड में एक बायो और एक मैथ साइड, तो ये सब कौन सी स्थिति है, मोरल, मतलब मोरल डायलेमा की मैं नहीं बता रहा हूँ, मोरल डायलेमा ये हमारा मैं आपको बस कंपेयर करके बता रहा हूँ कि मोरल डायलेमा आप समझिए स्थितियों में चुनाव, ठीक है, कुछ कंडीशंस में हमें जो चुनाव करना होता है वो किसके अकॉर्डिंग, मोरल डायलेमा के अकॉर्डिंग। कुछ ऐसी मोरलिटी वाली हमारी सिचुएशंस बनेंगी जिसमें हमें कुछ परिस्थितियों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। जैसे एग्जांपल है, घर में जब लड़ाई हो जाती है ना, घर में लड़ाई होती है, एक तरफ माँ होती है, एक तरफ बीवी होती है, तो वो जो सिचुएशन होगी ना, यही सिचुएशन कि किसको सेलेक्ट किया जाए, है ना, कौन सही है इसमें, ये किसमें आएगा, ये तो आएगा मोरल रीजनिंग में, ठीक है, कि सही गलत का हम किसमें करवाएगा, मोरल रीजनिंग में। और किसी के पक्ष में चले जाना, वो कौन सा होगा, मोरल डायलेमा, समझ रहे हैं आप, ठीक है। फिर इन्होंने कुछ लेवल्स बताए हैं, कौन से, 3 लेवल्स बताए, एक प्री कन्वेंशनल, एक कन्वेंशनल और एक पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। इन्हीं के अंदर हर लेवल में दो दो स्टेजेस बताएंगे, तो टोटल स्टेजेस कितनी हो गई, 6 स्टेजेस हो गई, ठीक है। फिर से बोलिए, फिर से इसको देख लेते हैं। इन्होंने थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट किसने दी, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, बुक कौन सी थी, साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जिससे ये थ्योरी ली गई। इनके कुछ टर्म्स है, हिंज स्टोरी, जिसको मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें ये जो हिंज नामक व्यक्ति था वो एक डायलेमा पड़ा, उसी को हम क्या कहते हैं, हिंज डायलेमा। तो हिंज डायलेमा टर्म किससे रिलेटेड है, लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट से। मोरल रीजनिंग क्या है, या किसी भी परिस्थिति को राइट या रॉन्ग में जज करना। मोरल डायलेमा क्या है, परिस्थितियों का चुनाव करना, ठीक है। लेवल कितने दिए, 3 दिए, पीसीपी, कौन से, पीसीपी। अच्छा, मैंने आपको उसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, बताइए, एसपीसीएफ, क्या थी, एसपीसीएफ। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने उनके भी बताया क्या नाम है, ले वैगस्की का, उनकी कौन कौन सी थी बताइए, उनके लिए भी मैंने आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ठीक है। इनकी एक शॉर्ट ट्रिक है पीसी, उनके साथ मैंने स्पीच के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ठीक है। इसको आगे बढ़ते हैं, इसको लेवल्स को हमें एक एक करके पढ़ना है, उसके अंदर दो दो स्टेजेस को भी पढ़ना है, ठीक है। देख लीजिए, आप चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे अच्छा मैं एक चीज लिख देता हूं कि सिलेक्शन बिटवीन टू सिचुएशंस, समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, सिलेक्शन बिटवीन टू सिचुएशंस, ओके। ले वैगस्की के आपने ध्यान किया, क्या था, पहली कौन सी स्पीच थी, सोशल स्पीच, दूसरी कौन सी थी, प्राइवेट स्पीच, तीसरी कौन सी थी, साइलेंट स्पीच, मतलब एसपीएस बताया था मैंने, है ना, एसपीएस। अच्छा, 4 तरीके के डेवलपमेंट होते हैं, उसके लिए क्या ट्रिक बताई थी, पीसीएसई, पीसीएसई, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। 4 तरीके के डेवलपमेंट होते हैं, बस इसी के अंदर सारे डेवलपमेंट आएंगे। ये मोरल डेवलपमेंट, कोई मोरल डेवलपमेंट किसमें आ जाएगा, हमारे इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाएगा मोरल डेवलपमेंट, है ना। ठीक है, अब इसको हमें एक एक करके क्या पढ़ना है, लेवल्स पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला लेवल है प्री कॉन्वेंशनल, प्री कॉन्वेंशनल, ठीक है, प्री कॉन्वेंशनल लेवल, ठीक है। इसकी जो उम्र इन्होंने बताई है वो 4 से 10 साल, कितनी, 4 to 10 years, ठीक है। कितनी उम्र बताई है, 4 से 10 साल, ठीक है। फिर इसके अंदर 2 स्टेजेस हैं, कितने स्टेजेस हैं, 2 स्टेजेस हैं। पहला है स्टेज 1
लिख सकते हैं स्टेज 1। एक क्या होगा, ओबीडियंस, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। क्या है, पनिशमेंट, अभी इसको मैं समझाऊंगा आपको, एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। दूसरी स्टेज क्या है, स्टेज 2 क्या हो जाएगी, इसमें क्या हुआ, इंडिविजुअलिज्म, या रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, है ना, रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। अभी बताता हूँ मैं इसका मतलब क्या है। देखिए इसमें अच्छा बताइए कैसी मोरल, मैंने आपको बताया ना लो लेवल ऑफ मोरलिटी होगी, इसके अंदर कुछ लिख दीजिए, कुछ टर्म्स हैं, जैसे क्या होगा, लो लेवल ऑफ मोरलिटी, है ना, तो इसे बोलेंगे मोरल रियलिज्म। क्या, जो मोरल रियलिज्म, ठीक है, मोरल रियलिज्म किसमें आएगा, प्री कॉन्वेंशनल में। दूसरा क्या होगा, जो मोरलिटी है वो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, मोरलिटी डिपेंड्स अपॉन, मतलब नैतिकता हमारे बाह्य चीजों पे, जितने भी बाह्य तत्व हैं उन्हीं पे डिपेंड करेगी। मोरलिटी डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। ये क्या है, देखिए अब इसको आपको मैं एक तरीके से समझाता हूँ। प्री कॉन्वेंशनल जो लेवल है उसकी उम्र क्या है, 4 से 10 साल। इसमें क्या होगा कि जो मोरलिटी होगी बहुत लो लेवल की होगी, मतलब उसके अंदर बस मोरलिटी की शुरुआत हुई होगी, है ना, वो अभी मोरल हुआ नहीं है। फिर क्या हुआ कि जो मोरलिटी डिपेंड किस पे करेगी, एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होंगे, उसके माता पिता, उसकी फैमिली, उसका टीचर, जो उसको वो बताएगा वही वो करेगा, है ना। अच्छा आप बताइए 4 साल से पहले क्या उसके अंदर मोरलिटी प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, 4 साल से पहले उसके अंदर मोरलिटी नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। लो लेवल ऑफ मोरलिटी आपको समझ में आ गया होगा, इसी को मोरल रियलिज्म बोलते हैं कि रियलिटी पे बेस्ड इसके अंदर मोरलिटी होती है। दूसरा क्या है, मोरलिटी डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जो माता पिता, जो टीचर या फैमिली जैसे ही इसके अंदर मोरलिटी डेवलप करना चाहेंगे या जैसा उसको सिखाएंगे उसके अंदर वैसी ही मोरलिटी आएगी। घर में अगर लड़ाई करने वाले लोग होंगे तो उसकी मोरलिटी एडजस्ट, मतलब उसके अंदर मोरलिटी नहीं डेवलप होगी, उसका एटीट्यूड लड़ाई करने वाला हो जाएगा। अगर घर में सब एडजस्टमेंट वाले होंगे, चीजों को समझने वाले होंगे, तो उसके अंदर वही चीजें धीरे 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 क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर पहली स्टेज हमें पता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। अच्छा बताइए जब कोई भी वो गलत काम करेगा तो उसको हम क्या दे देंगे, पनिशमेंट दे सकते हैं। अगर वो अच्छा और क्या कहेंगे, ये नहीं उसको ओबीडियंट बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसके अंदर यही 2 तरीके की चीजें होती हैं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। स्टेज 1 क्या है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ठीक है। ये कौन करेगा, ये हमारे फैमिली मेंबर्स ही तो करेंगे, है ना। दूसरा क्या है, स्टेज 2 इंडिविजुअलिज्म एंड रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। क्या होता है कि वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होता है, बच्चा क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड। 4 से 10 साल में उसको सिर्फ किसी से मतलब नहीं है, अपने से मतलब है। कि जैसा नहीं कि अगर आप उससे कोई काम करने को कहेंगे कि बेटा ये कर दो, वो कहेगा बदले में मुझे क्या मिलेगा, है ना। तो ये कहानी, ये सब किसमें आएगा, स्टेज 2 इंडिविजुअलिज्म एंड रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब उसको कहेंगे कि अगर इस बार जैसे तुम्हारे जैसे कहें क्लास में, अगर इस बार क्लास में फर्स्ट आए तो यहाँ घुमाने ले चलेंगे, है ना। अगर बर्थडे पे अगर ऐसा, मतलब जैसे तुमने उसको रिवॉर्ड देना है ना, वो कोई काम तभी करना चाहेगा जब उसे उसमें कुछ अपना फायदा दिखेगा। इसका एक टर्म लिख सकते हैं, इसमें क्या वो ढूंढेगा, काम करने में अपना फायदा, है ना, यही तो ढूंढेगा, काम करने में फायदा, ठीक है। ये किसमें आएगा, इंडिविजुअलिज्म या रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। फिर से देख लीजिए, प्री कॉन्वेंशनल स्टेज उम्र क्या है, 4 से 10 साल। इसमें मोरलिटी कैसी होगी, लो लेवल की होगी, और मोरलिटी हमेशा किस पे डिपेंड करेगी, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे माता पिता, टीचर, फैमिली, नेबर, फ्रेंड्स, सब इन पे डिपेंड करेगी। स्टेज 1 क्या है, इसकी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, मतलब उसको गलत काम पे पनिशमेंट देना या अच्छे काम पे उसको रिवॉर्ड भी दे सकते हैं आप, है ना, शाबाशी देना। स्टेज 2 ऐसे ही तो वो सीखेगा।
स्टेज 2 क्या है, इंडिविजुअलिज्म एंड रिवॉल्यूशन, मतलब वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो जो कोई काम तभी करेगा जब उसको अपना फायदा दिखेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरी स्टेज, कौन सी है, कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, कौन सी है, कन्वेंशनल स्टेज। इसमें भी दो स्टेज, मैंने आपको बताया हर लेवल पे कितने स्टेज, 2 स्टेजेस हैं। कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल, ये मतलब सेकंड है कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, इसकी उम्र कितनी होगी, 10 से 14, कितने, 10 से 14 साल, है ना, 10 से 14 साल। ओके, फिर क्या है इसमें, ये किस पे डिपेंड करेगा बताइए, यहां से क्या होगा कि वो सोसाइटी में इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर देगा कि नहीं कर देगा, है ना, तो उसमें कुछ उसको सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, है ना, कि जो सेल्फ से अगर वो मोरालिटी जज कर रहा है तो वो किस में आएगा। ठीक है, मोरालिटी डिपेंड्स अपॉन सेल्फ रियलाइजेशन, कि उसे खुद भी पता चला कि ये कैसा है, मतलब खुद से ही वो चीजें करने लगेगा। ठीक है, इसमें एक तरीके से आप लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म। डिस्ट्रीब्यूटिव मोरालिटी रियलिज्म। ओके, और क्या मोरालिटी किस पे डिपेंड करेगी आप बताइए, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सोसाइटी, है ना, मोरालिटी डिपेंड्स अपॉन सेल्फ रियलाइजेशन, ओके, किस पे डिपेंड करेगी, सेल्फ रियलाइजेशन पे ये हमारी डिपेंड करेगी। ठीक है, और किस पे, या हम समाज के साथ कितना कैसा इंटरेक्ट कर रहे हैं, समाज उसको क्या सिखा रहा है, आप समझ रहे हैं ना, मैंने उसमें बताया एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्या हम बस घर तक ही तो सीमित है, इसमें कहाँ आ गए, समाज में इंटरेक्ट करने लगे, तो समाज से जो हमारे अंदर मौलिकता आएगी वो किस में आएगा, कन्वेंशनल स्टेज में। ठीक है, इसमें देखिए पहली होगी गुड बॉय एंड गुड गर्ल, या बैड बॉय है ना, गुड बॉय एंड बैड बॉय। अब इसी को आप गुड गर्ल या ऐसे आप लिख सकते हैं, गुड गर्ल या बैड गर्ल, ऐसा जो उसके अंदर ये थिंकिंग आती है वो इस हिसाब से। दूसरी अगली क्या है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अच्छा, ये सब आप अंदाजा लगा सकते हैं, गुड बॉय या बैड बॉय ये कौन जज करता है कि कोई लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है, कोई लड़की बुरी है या, है ना, अच्छी है, ये कौन करता है, पड़ोस की आंटियां, है ना, वही तो ना पूरे मोहल्ले में फैलाती हैं कि नहीं ये लड़की वहां घूम रही थी, ये लड़का वहां घूम रहा था, ये कर रहा था, है ना, समझ रहे ना। तो ये आप इसको रिलेट कीजिए समाज से, है ना, तो गुड बॉय एंड बैड बॉय का कॉन्सेप्ट या गुड गर्ल एंड बैड गर्ल का कॉन्सेप्ट किसमें हुआ, कन्वेंशनल, जिसमें वो समाज से क्या करेगा, अंतर्क्रिया करेगा। ठीक है, तो गुड बॉय एंड बैड बॉय पहली स्टेज क्या है, गुड बॉय एंड बैड बॉय, मतलब उसके अंदर ये आएगा कि वो कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है या अच्छा गंदा लड़का है, या अच्छी लड़की है या गंदी बुरी लड़की है। ठीक है, तो अगला क्या है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन से आप क्या समझ, समाज के कुछ नियम होते हैं, है ना, जैसे लड़का रात में 10 बजे घर आना चाहिए, लड़की रात में 8 बजे आ जानी चाहिए, कुछ समाज ने अपने नियम डिसाइड कर रखे हैं ना, कि इसको ये करना है या तुमको ये करना है, लड़कों को ये पहनना है, लड़कियों को ये पहनना है, या हमारे जो बहुत सारे नियम है, जैसे कानून व्यवस्था को समझना, जो भी है वो सब किसमें आएगा, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, मतलब वो लॉ एंड ऑर्डर को समझेगा, है ना, ये सब किसमें आएगा, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में। ये कौन सा है, कन्वेंशनल स्टेज थी, जिसकी उम्र थी 10 से 14 साल। इसके अंदर कौन सी मोरालिटी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव मोरालिटी। और क्या होगा, मोरालिटी किस पे डिपेंड करेगी, सेल्फ रियलाइजेशन एंड किससे, समाज से, एक तरीके से घुलना मिलना। इसकी पहली स्टेज क्या है, गुड बॉय एंड बैड बॉय। गुड बॉय एंड बैड बॉय कौन जज करेगा, समाज जज करेगा, है ना, समझ सकते हैं, गुड बॉय या बैड बॉय का टाइटल कौन देता है, समाज देता है। दूसरा क्या, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ये कौन समझेगा, बच्चा खुद से ही समझेगा, है ना, कि समाज के नियमों के अकॉर्डिंग चलना, किसी से कैसे बात करनी है, समाज में गाली गलौज नहीं देनी है, ये सब चीजें किसमें आएगा,
कॉन्वेंशनल स्टेज में आएगा। ओके, फिर इसके बाद हमारी जो थर्ड स्टेज है वो कौन सी है? पोस्ट कॉन्वेंशनल। कौन सी है? पोस्ट कॉन्वेंशनल। इसमें तो वो समझ लीजिए विवेकानंद जी बनने की कोशिश करेगा। समझ रहे ना कि इसी यही स्टेज है जिसमें वो क्या बनने की कोशिश करेगा? विवेकानंद जी। कैसे समझाते हैं आपको। यहीं पे उसका माइंड क्या होगा? डेवलपमेंट बताइए। 14 इयर्स के बाद मैंने आपको बताया था कि उसका डेवलपमेंट सबसे हाईएस्ट हो जाएगा, है ना? कौन सी एज में? एडोलेसेंस में, है ना? तो एडोलेसेंस जो उसकी एज होगी इसमें उसका जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगा? सबसे हाईएस्ट होगा कि नहीं होगा? ये हमारी थर्ड क्या है? पोस्ट कॉन्वेंशनल। इसकी उम्र कितनी होगी? 14 एबव। आप इसको 14 एबव लिखिए, ठीक है? 14 एबव जो भी है वो सब किसमें आएगा? पोस्ट कॉन्वेंशनल में, ठीक है? इसमें क्या होगा? उसके थॉट्स बताइए कैसे होंगे? एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स हो जाएंगे, है ना? कि जो सामने नहीं है, जो चीजें उसको नहीं समझ में आ रही है या दुनिया को नहीं समझ में आ रही है, वो सब की सब इसको समझ में आने लगेंगी। छिपी हुई चीजें वो भी वो समझेगा। इसके दिमाग में ये भी मतलब एक तरीके से समाज के खिलाफ जाने की भावना भी किसके अंदर आएगी? इसी स्टेज में आएगी कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की भावना भी कौन से स्टेज में आएगी? पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज में, ठीक है? ये खुद से जज कर सकता है कि मैं ये चीज फॉलो करूं या ना फॉलो करूं, है ना? जैसे अभी आने वाली दिवाली आने वाली है ना, दिवाली पे ये खुद से जज कर सकता है कि मुझे पटाखे फोड़ने हैं या नहीं फोड़ने। तो ये कौन से स्टेज में आएगा? पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज। आप समझ रहे हैं ना? या होली पे हमें रंग खेलना है या नहीं खेलना है ना? बहुत सारी जो ये सब चलती रहती है, ये सब किसमें है? एब्स्ट्रैक्ट थॉट, है ना? मतलब पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज में। इसका मैंने एक चीज नहीं आपको लिखी है, मोरलिटी ऑफ कॉपरेशन। क्या है? मोरलिटी ऑफ कॉपरेशन। मतलब ये खुद से कॉपरेट करेगा, किसी पे डिपेंड नहीं है ना? मोरलिटी ऑफ कॉपरेशन ये किस लेवल का टर्म है? लेवल 3 पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज, मोरलिटी ऑफ कॉपरेशन, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स किसमें आएंगे? इसमें आएंगे। ओके, ठीक है? इसमें क्या करेगा? मैंने आपको बताया कि वो सेल्फ जजमेंट किसमें आएगा? सेल्फ जजमेंट ऑफ रूल्स। सेल्फ जजमेंट ऑफ रूल्स भी किसमें आएगा? पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज में। क्या कर सकता है वो? राइट एंड रॉन्ग, है ना? राइट एंड रॉन्ग किससे डिसाइड करेगा? खुद से ही डिसाइड करेगा कि कुछ कौन सी चीजें समाज में सही है और कौन सी गलत है। मतलब किसी भी चीज के खिलाफ आवाज उठाना या जो उसको गलत लग रहा है उसको अवॉइड करना, वो सब किसके अंदर है? यही पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज, ठीक है? फिर इसकी स्टेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। देख लीजिए, आप फिर से लिख लीजिए। पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स, ठीक है? जो नहीं भी अवेलेबल, मतलब जो समझाया जाए उसके अलावा भी समझने की जो हमारे अंदर क्षमता कौन सी स्टेज में आएगी? पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज में। मोरलिटी ऑफ कॉपरेशन इस स्टेज से रिलेटेड है कि हमारी जो मोरलिटी है वो हमारे ही ऊपर डिपेंड है, हम कैसे समझते हैं वो सब डिपेंड करता है। सेल्फ जजमेंट ऑफ रूल्स कि हम खुद से ही जज करते हैं आखिर ये रूल सही है या गलत है। दहेज प्रथा को हमें खुद से ही जज करना है ना? कोई इंसान लेता है, कोई नहीं लेता है। आजकल तो रेट चलते हैं हर चीज के, है ना? तो राइट एंड रॉन्ग ये भी जजमेंट किसके अंदर आएगा? पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज के। ओके, अब इसकी पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल स्टेज नहीं, ध्यान रखिएगा ये क्या है? लेवल। अब इसके बाद हमें चलना है इसकी स्टेजेस। स्टेज 1, स्टेज 2। देखिए स्टेज 1 क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। और स्टेज 2 क्या है? यूनिवर्सल। ये स्टेज है विवेकानंद जी वाली, है ना? कि जिसमें हर इंसान नहीं पहुंच पाता है, कोशिश करता है लेकिन इंसान नहीं पहुंच पाता है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। जैसे आप आजकल देख रहे होंगे यूट्यूब पे हर आदमी आजकल ज्ञान ही बांट रहा है ना? मतलब ये वाला ज्ञान नहीं, दूसरे तरीके से ज्ञान, इंसान को क्या करना चाहिए। बहुत से लोग हैं, आप कोई भी देखिए, हर इंसान मोटिवेशनल वीडियो डाल रहा है। मतलब दुनिया को राह दिखाने का काम किसमें आएगा? यूनिवर्सल एथिकल
प्रिंसिपल्स में। यहाँ तक तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं ना। देखिए ये क्या स्टेज वन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। स्टेज वन है इसकी सोशल, मतलब समाज में बने हुए दायरे के बाहर निकलने की कोशिश किसमें आएगी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में। उसके जो समाज में निहित जो कार्य हैं उन पे जजमेंट देना, वो सब किसमें आएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। मतलब आप समझ सकते हैं समाज को अगर जज करने की प्रक्रिया इसके कौन से स्टेज में, लेवल पहले सोचिए, लेवल पोस्ट कॉन्वेंशनल, ठीक है, उसमें अगर उसके ऊपर कोई जजमेंट देना है तो वो कौन सा, स्टेज वन। कौन सा स्टेज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, मतलब समाज में निहित कार्यों का जजमेंट देना कि आखिर ये सही हो रहा है, मतलब सही क्या हो रहा है, अगर आपको इसको अवॉइड करना है, इसके खिलाफ आवाज उठानी है, जो भी हो सब किसमें आएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। उसके बाद क्या है, स्टेज टू, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। इसमें क्या बनना है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, विवेकानंद जी बनने की कोशिश करना, ठीक है, कि इंसान एक तरीके से नहीं कि इस लोक से ऊपर परलोक की बातें करना है ना, कि मतलब मानव जाति को राह दिखाने वाले काम, या पूरी मानव जाति के लिए जो कोई सोचे वो सब किसमें है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। समझ रहे ना, कि पूरी मानव जाति के लिए जब सोचने लगे वो किसमें आएगा, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, है ना, वो सब किसमें आएंगे, यूनिवर्सल एथिकल। यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है इंसान, यहीं तक आगे सिमट जाता है ना। यहाँ पे जो पहुंच जाता है वो पूरी दुनिया उसको जानती है, जितने भी आप नाम जानते हैं वो सब किसमें आएंगे, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इनकी क्या की है, इनकी किसी ने आलोचना भेजी है, किसकी, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, मतलब क्रिटिसाइज भी किया गया है। क्या क्रिटिसाइज किया है, कि इन्होंने कहा है कि जो औरतों का मोरलिटी है वो थोड़ी सी अलग है, वो डिपेंड करती है उसके रिलेशनशिप पे, है ना। रिलेशनशिप मतलब उसके किसी के साथ संबंध कैसे हैं, वो उसके साथ वैसे ही कोऑपरेट करेगी, ठीक है। किसने कहा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने ये बात कही है कि जो औरतों की नैतिकता है वो उसके साथ कैसे संबंध है इस पे डिपेंड करती है। किसी के साथ वो अच्छे से पेश आएगी, किसी के साथ वो मतलब उसी सेम लेवल पे किसी के साथ किसी और तरीके का व्यवहार कर सकती है, किसी के साथ किसी और तरीके का व्यवहार कर सकती है। तो इन्होंने कहा है द मोरलिटी ऑफ वुमेन डिपेंड अपॉन द रिलेशनशिप ऑफ द पर्सन, है ना। तो इनकी जो क्रिटिसिज्म, पहले आप इनका नाम याद रखिएगा, क्रिटिसिज्म किसने किया है, कार्ल गिलिगन। किसने किया है, कार्ल गिलिगन, कार्ल गिलिगन। इसकी स्पेलिंग में भी गलत हो, देख लीजिएगा आप, नाम आप याद रखिए, कार्ल गिलिगन, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, मोरलिटी ऑफ, ये किसने कहा था, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा था, ठीक है। तो इन्होंने किस टर्म में क्रिटिसाइज किया, इन्होंने वुमेन को एज कंसीडर नहीं किया है ना, वुमेन को अपने मोरलिटी में कंसीडर नहीं किया, वुमेन को थोड़ा अवॉइड किया। तो ये बात किसने की थी, मोरलिटी ऑफ वुमेन डिपेंड अपॉन रिलेशनशिप्स ऑफ द पर्सन, है ना। तो ये बात किसने की, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, मोरलिटी ऑफ वुमेन डिपेंड्स अपॉन व्हाट, रिलेशन सी है ना। समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप बात को समझिए कि उन्होंने कहा कि जो मोरलिटी है वो सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करती है कि उस वुमेन का या मतलब उसके अंदर उसके रिलेशंस कैसे हैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, ठीक है। तो इसकी क्रिटिसिज्म किसने किया, कार्ल गिलिगन, ठीक है। मेनली यही पूछा जाता है, हु क्रिटिसाइज द थ्योरी ऑफ, मतलब हु क्रिटिसाइज द लॉरेंस कोहलबर्ग, और किस टर्म में किया कि उन्होंने अपने उसमें जो वुमेन्स है उसको इक्वलिटी नहीं दी है, ठीक है, ठीक है। किसने किया, कार्ल गिलिगन ने। ये थी हमारी थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। फिर से रिवाइज कर लेते हैं, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट किसने दी है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। कौन सी बुक थी इनकी, साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इन्होंने कितने स्टेजेस दिए हैं, 6 स्टेजेस दिए हैं। लेवल्स कितने दिए हैं, 3। हर लेवल में 2 स्टेजेस। पहला लेवल मैंने आपको बताया PCP, क्या था, PCP, ठीक है, प्री कॉन्वेंशनल लेवल, कॉन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल। 3 तरीके के लेवल, प्री कॉन्वेंशनल लेवल, कॉन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल। क्या इन्फेंसी स्टेज पे मोरलिटी प्रेजेंट होती है, नहीं होती है, इन्फेंसी स्टेज पे कोई भी मोरलिटी नहीं होती है। तो 4 साल से एक तरीके से उसके अंदर मोरलिटी आना स्टार्ट होती है। तो पहले जो हमारा प्री कॉन्वेंशनल लेवल है, इसमें कितनी स्टेजेस, 2 स्टेजेस। पहली कौन सी थी, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, और क्या थी, इंडिविजुअलिज्म
फिर क्या था स्टेज 2, पहली स्टेज क्या है लेवल 2 पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज, इसकी उम्र क्या है 10 से 14 साल। इसकी पहली स्टेज गुड बॉय एंड बैड बॉय, इसमें क्या होगा बच्चा किस पे डिपेंड हो जाएगा, मतलब समाज से घुलेगा मिलेगा, अपने खुद से रियलाइज करेगा मोरालिटी को। इसमें पहली स्टेज थी गुड बॉय एंड बैड बॉय, दूसरी क्या थी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ठीक है। तीसरा लेवल क्या है पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल, इसकी उम्र 14 से 18 आप कह सकते हैं, 14 से 4, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, उसमें दो स्टेजेस हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। सोशल मतलब समाज में बंधेगा नहीं, वो खुद से जजमेंट करेगा, और जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स है मतलब वो संपूर्ण मानव जाति के लिए वो सोचने लगेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, धन्यवाद।